नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार आपके साथ एक बार फिर से जुड़ रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और आज मैं एक जो बहुत ही व्यापक टॉपिक है ये, और अभी चल रही है, ये सर्कुलेट हो रही है मीडिया जगत में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, और भी जो बाहर के देश हैं वहाँ भी ये काफ़ी प्रचलित हो रहा है ये मुद्दा। इंडिया का जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मुद्दा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड सही है? जनता को कैसा ये लगता है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कैसे इससे पैसा लेते हैं, चुनावी चंदा कैसे लेते हैं पार्टी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पे? तो इन सभी बातों को आज मैं आपके पास रखूंगा कि कैसा परिदृश्य हमारे राजनीतिक जगत का बन रहा है, जिसमें कि जो नेता हैं हमारे देश के, वो कैसे हमारे देश को लूट रहे हैं। ये सिर्फ एक ही पार्टी की बात नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे रजिस्टर्ड पार्टी हैं, अनरजिस्टर्ड पार्टी हैं, नेशनल पार्टी हैं, स्टेट पार्टी हैं। कैसे चंदा के नाम पे धंधा किया जाता है। ये सिर्फ एक ही पार्टी की बात नहीं है। ये हमारे डेमोक्रेसी में जो है एक बहुत ही बड़ा जो है गलत कार्य होता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। फंडिंग्स के नाम पे करप्शन किया जाता है, फंडिंग के नाम पे विदेशों से पैसा लिया जाता है, फंडिंग के नाम पे, पॉलिटिकल चंदा के नाम पे। तो इस तरह के चंदा जो मिलते हैं वो किसी न किसी कारणवश तो पॉलिटिकल पार्टी को मिलती होगी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को पैसा देता है तो कोई न कोई तो उसका मोटिव होता होगा कि मुझे ये फायदा मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। कोई अभी के समय में 10 रुपये 20 रुपये किसी को नहीं देता है, और कैसे कोई कंपनी वाला 100 करोड़ 50 करोड़, कोई तो 1000 करोड़ 2000 करोड़ चंदा दे देती हैं। अभी ये जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे जो बहुत सारे न्यूज में देख रहा हूँ और कुछ सर्कुलेट हो रहे हैं न्यूज, उसमें तो बहुत हैरानी करने वाली चीज़ें सामने आ रही हैं। उसमें तो ऐसे ऐसे तथ्य मिल रहे हैं कि सच में लगता है जो हम लोग सोचते थे, आम नागरिक जो सोचता था हमारे देश का, कि ये राजनेता जो हैं बहुत बड़े करप्टेड लोग होते हैं, वो तो सच साबित हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनावी भाषणों में करप्शन को मिटाने की बातें करते हैं और अपनी पार्टी में करप्टेड लोगों को ही शामिल कर लेते हैं। ये किस तरह का खेल चल रहा है राजनीतिक में? इट इज वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही आश्चर्यजनक है। और इस चीज को कम करना चाहिए, सही रूप में एक कानून बनाना चाहिए। लेकिन ये पार्टियां कुछ ऐसे लूप होल्स छोड़ देती है चंदा के नाम पे धंधा करने के लिए कि इनको फायदा हो सके। इसमें मैं ना ही बीजेपी को दोष दूंगा, ना ही कांग्रेस को दोष दूंगा, ना ही किसी पार्टी को दोष दूंगा। इसमें जो दोष है सभी पॉलिटिकल पार्टी का है। आप ही सोचिए, देश में एक प्यून बनता है, चपरासी बनता है, तो उसके लिए भी शिक्षा है। लेकिन अगर नेता बनता है तो उसके लिए कोई एजुकेशन क्राइटेरिया ही नहीं है। हम कैसी 21वीं सदी में जी रहे हैं, रह रहे हैं, जहां एक चपरासी के लिए आपने एजुकेशन क्राइटेरिया को लागू कर दिया है, लेकिन जो देश का कानून बनाता है उसके लिए कोई शिक्षा ही नहीं है ना? आश्चर्य करने वाली बातें। और जनता इतना विरोध करती है हर बातों का, लेकिन अपने नेताओं को सुधारने के लिए कुछ विरोध नहीं करती। ये जब प्रधानमंत्री हमारे आए थे 2014 में,
देश में प्रचार करने के लिए। उसमें तो प्रधानमंत्री थे नहीं, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, और ये इतने अच्छे अच्छे भाषण दे रहे थे, अपनी स्पीचेस दे रहे थे, हर जगह जा रहे थे कि कांग्रेस ने करप्शन किया, ये किया, वो किया, आप मुझे वोट दीजिए, ये जो रुपया गिर रहा है, डॉलर उठ रहा है, मैं इसको सही करूंगा। आज जब सरकार में आए तो रुपया और गिर गया, डॉलर और उठ गया। यही तो खेल हुआ। जब सरकार में आए, जितने भी वादे इन्होंने किए सारे के सारे धराशाही हो गए। इनके मंत्री, देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि ये तो चुनावी जुमला है, चुनाव जीतने के लिए ऐसा जो है शब्द प्रयोग किए जाते हैं जिससे लोग आकर्षित हो सकें। कितना घटिया इन्होंने ये बात कही, जरा सोच के देखिए। यानी ये जनता को, देश की जनता को सिर्फ एक वोट बैंक समझते हैं ये नेता, ये राजनेता। और हम सब एक वोट बैंक बन के इनकी खिदमतगारी करते रहते हैं। अब वक्त आ गया है कि ऐसे नेताओं से हम सवाल पूछें, जनता सवाल पूछे कि आप वादा कुछ और करते हैं और धरातल पे कुछ और करते हैं। वादा करते हैं भ्रष्टाचार मिटाने का, वादा करते हैं कि करप्टेड लोगों को राजनीतिक से हटाएंगे, लेकिन वही वादा प्रधानमंत्री जी आप तोड़ देते हैं। जब हेमंत बिस्वा के तरह करप्टेड व्यक्ति को आप आसाम का मुख्यमंत्री बनाते हैं, जब अजीत पवार के तरह करप्टेड व्यक्ति को आप उप मुख्यमंत्री बनाते हैं महाराष्ट्र का, जब विधायक खरीद के तोड़कर अपनी पार्टी का सरकार बना लेते हैं, आखिर ये राजनीति को किस दिशा में लेके जा रहे हैं ये लोग? डेमोक्रेसी में तो ये कलंक हैं ये नेता। ये तो इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे थे प्रचार में। अभी आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जहां भी देखेंगे मेट्रो में सारे जगह प्रधानमंत्री का तस्वीर चस्पा पड़ा है, पूरे मेट्रो में चस्पा पड़ा रहता है। जहां भी जाएंगे, कहीं योगी आदित्यनाथ मिल जाएंगे तो कभी ये मिल जाएंगे, तो कभी अरविंद केजरीवाल जी मिल जाएंगे, तो कभी ये मिल जाएंगे। लेकिन सबसे अधिकतर जो रहता है वो इन्हीं लोगों का रहता है, बीजेपी वालों का। आखिर ये पैसा कहां से आता है? मोदी जी तो सबसे जवाब मांगते हैं, अरविंद केजरीवाल से मांगेंगे, ठीक है वो गलती किया, तो आप कहां से कर रहे हैं, वो पैसा कहां से ला रहे हैं? यानी वो करप्टेड हैं तो आप भी दूध के धुले नहीं हैं, आप भी करप्टेड हैं, आप भी भ्रष्टाचार करके पैसा लाते हैं, अपने पार्टियों का प्रचार करते हैं, बखान करते हैं। और हमें तो हंसी आती है आजकल के मीडिया जगत के लोगों पे, जो बड़े बड़े मीडिया जगत हैं। एक पत्रकार है, चौधरी करके हैं, वो शायद जी न्यूज पे आते हैं, जी न्यूज या आज तक पता नहीं, वो बहुत भाई, और ऐसे ऐसे खबर दिखाते हैं जैसे शाम के वक्त लगता है कोई गुणगान गा रहा हो। एक हम लोगों ने बचपन में सुना था हनुमान चालीसा, और ये मोदी चालीसा करते हैं। शाम के वक्त आएंगे, ये बताएंगे ये ऐसे है, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ऐसे करते हैं, मोदी ऐसे राम मंदिर बनवाए। लेकिन इनकी जरा सी भी औकात नहीं कि हम जो पत्रकारिता कर रहे हैं उसका कर्तव्य क्या है, उसका ड्यूटी क्या है। इन लोगों ने अपने जमीर को बेच दिया है, और इस चीज में भागीदार बनते हैं हम लोग, हम जनता। मोदी जी कहते हैं कि मैं परिवारवाद का समर्थक नहीं हूं। अच्छी बात है, मोदी जी आप परिवारवाद के समर्थक नहीं हैं, इस पे तो मेरा ताली बजाने का मन करता है। लेकिन फिर वही मोदी जी ऐसे कैंडिडेट को टिकट देते हैं जिनकी मां विदेश मंत्री रही हैं, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की पुत्री
बांसुरी स्वराज को। तो इसमें इनका डिफिनेशन चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये परिवारवाद नहीं है कि हम एक ही मंत्री के किसी दूसरे व्यक्ति को, उसके पुत्र पुत्री को टिकट दे रहे हैं, सांसद का टिकट दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर, इसका पिताजी भी तो नेता थे ना। कितनी ऐसे भरे पड़े हैं। महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे, इसके पिताजी भी तो थे नेता। ये कौन सा वाद हुआ? परिवारवाद तो हुआ ना। तो सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसा स्टेटमेंट देता हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का कोई भी नेता हो, उससे आप सवाल करने का हिम्मत करिए कि देश को बरगलाने का जो काम कर रहे हैं ये लोग, आज हैं मोदी जी, कल नहीं रहेंगे। इन्होंने अभी बहुत राजस्थान में गए तो इतना मतलब आनंददायक शब्दों का प्रयोग किया। ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी, अरे बाप रे बाप, मोदी जी की गारंटी, वाह! इतना इनमें घमंड आ गया है। इतना घमंड तो रावण को भी नहीं था। मोदी की गारंटी। अभी आपकी गारंटी क्या है साहब? आप कब इस दुनिया से अलविदा हो जाएं? मौत को किसी ने देखा है? इतना घमंड करना अच्छा नहीं है मोदी जी। इस तरह के जो कथन कहे जाते हैं आपके द्वारा, बिल्कुल ही सराहनीय नहीं है ये। और राजनीतिक में ऐसा कथन किसी नेता को नहीं कहना चाहिए। आपकी क्या गारंटी होगी? आप अपने बाप के घर से पैसा देते हैं क्या? बाबूजी आपके कमा के रखे थे क्या? सारा पैसा जनता का है। शुक्र मनाइए जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, वरना ऐसे अनपढ़ गवार को तो प्रधानमंत्री क्या, एक चपरासी बनने के लायक भी आप नहीं हैं। तो इस तरह के नेता जो हैं अपने आप को सोच लेते हैं सर्वे सर्वा, और जब ही सर्वे सर्वा कोई व्यक्ति सोचता है तो वहां तानाशाह पैदा होता है। और वही मोदी जी का अब लग रहा है ये तानाशाही की ओर जा रहे हैं। ये सोचते हैं मैं किसी न किसी वजह से चुनाव जीतता रहूं, चुनाव हारूं ही नहीं, मेरी ही पार्टी राज करे। हर जगह करप्शन फैला के रख दिया है इन्होंने। चंदा के नाम पे धंधा किया, बड़े बड़े पार्टी कार्यालय बनाए इन्होंने इन्हीं सब पैसे से। अभी तो उजागर हो रहा है, धीरे धीरे और भी नंगा होंगे ये लोग जो इन्होंने कुकृत्य किए हैं ना। सही डंडा लगा है सुप्रीम कोर्ट का इन लोगों को, सही डंडा, बिल्कुल डंडा लगा है। ऐसे लोगों पे तो केस होना चाहिए, नरेंद्र मोदी पे तो केस होना चाहिए। अभी तो उजागर हो रहा है ना कि ईडी का जो छापा जिस कंपनी पे पड़ा, उसने 100 करोड़ रुपए दे करके सेटिंग कर लिया होगा, 150 करोड़ दे के सेटिंग कर लिया होगा। ईडी ने केस ही वापस ले लिया। इस तरह के राजनीतिक करने वाले से बच के रहें। आजकल ये बहुत कहेंगे कि मेरा 140 करोड़ परिवार का देश है, 140 करोड़ परिवार मेरा है। मोदी जी, मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं हूं, माफ कीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं ऐसे परिवार का हिस्सा नहीं होना चाहता जिसके मुखिया भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शरण देता हो, जिसके मुखिया बलात्कारियों को, आपके ही कार्यकर्ता थे ना वाराणसी में, जिन्होंने बेटियों का इज्जत लूटा, मेरे तो कोई नहीं थे, उसको बचाने का कार्य किया, उससे प्रचार करवाया। इससे बड़ा कुकृत्य क्या हो सकता है? जब पब्लिकली ये बात ज्यादा फैल गई, तब आप उस पर दिखावट या दिखावा करने के लिए कार्रवाई करते हैं। तो ऐसे परिवार का हिस्सा हमें नहीं बनना।
और आप जो जगह जगह प्रचार करवा रहे हैं, पूरे मंडी हाउस में, इस जगह उस जगह, जिस भी जो जो इंपॉर्टेंट पैलेस है, क्राउडेड पैलेस हैं, उस जगह अपनी होर्डिंग्स बैनर्स लगा करके जो आप प्रचार कर रहे हैं, 140 करोड़ परिवार है मेरा, ये बंद कर दीजिए, ये दिखावट बंद कर दीजिए। क्योंकि शायद ही इंडियन पॉलिटिक्स में इतना खराब और गिरा हुआ नेता हुआ होगा जो आप हैं। जो व्यक्ति एक विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा ना दे सका। ये आए थे, मैं पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूं, जिस वक्त मैं पढ़ रहा था पटना यूनिवर्सिटी में, तो ये किसी प्रोग्राम में आए थे। उस समय 18,000 स्टूडेंट्स ने मांग किया कि सर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दीजिए पटना विश्वविद्यालय को। नीतीश कुमार ने भी मांग किया था। मैं उन पे भी आऊंगा, जरा उन पे भी 2-4 लाइनें बोलूंगा कि ऐसे नेता जो है बददुमा दाग हैं राजनीतिक के लिए, नीतीश कुमार के तरह नेता। तो इन्होंने बात को गोल 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 घुमा करके लगा कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। हम लोग भी खुश हो गए कि वाह, केंद्रीय विश्वविद्यालय ने, ये एक अनोखा विश्वविद्यालय बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। लेकिन काहे को इन्होंने तो भाषण बंद करके ही चले गए। तो इस तरह के नेता हैं। मैं भी पहले इनका बहुत बड़ा प्रशंसक था, लगता था कि नहीं देश में चेंज करने के लिए आएंगे, लेकिन देश में चेंज करने के लिए क्या, ये तो और भी देश को गिरा दिए हैं। ये कहते हैं विकास हो गया, विकास हो गया, देश को विकसित बना दिए, प्रगतिशील कर रहे हैं देश को। आपको पता है हमारे देश की रैंकिंग करप्शन में कितनी है? 93rd रैंक है। बताइए, 93rd रैंक पे हैं हम करप्शन में। यानी कितना करप्शन होता है हमारे देश में। एजुकेशन में 32nd रैंक पे हैं, कितना नीचे हैं हम। और पॉपुलेशन 140 करोड़। हॉस्पिटल में 66 रैंक पे हैं हम, 66 रैंक पे। तो ये है हमारे देश की स्थिति। और ये स्थिति जो है इन्हीं लोगों के द्वारा जो है बनाया गया है, किया गया है। क्योंकि ये लोग जो हैं राजनीतिक को सही करना ही नहीं चाहते। ये लोग सिर्फ राजनीतिक करते हैं नेता, देश का विकास नहीं चाहते। जिस दिन आप जनता जाग गए, उस दिन हमारा देश का तकदीर और तस्वीर बदलने में लेट नहीं लगेगा, तुरंत बदलेगी। हम लोग किसी के सपोर्टर हो जाते हैं, ऐसा सपोर्टर मत बनिए। सपोर्टर बनिए तो इस तिरंगे का, जो देश का शान है, आन है, बान है। सपोर्टर बनिए तो अपने सिद्धांतों का सपोर्टर बनिए कि हम अपने सिद्धांत से कभी अड़िग नहीं होंगे। जैसे देखिए, सिद्धांत विहीन राजनेता हमारे बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी, जिनकी कोई सिद्धांत ही नहीं है। कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, फिर कभी इस पार्टी में, फिर कभी उस पार्टी में। बेशर्मी की भी हद होती है ऐसे नेताओं की। कहते हैं हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं मिलेंगे, और फिर वो उसी बीजेपी में मिल जाते हैं। कैसी राजनीतिक है ये? इसके नेता लोग कितने गिरे हुए हैं, जब दूसरे पार्टी में जाएंगे तो उसका बैंड बजाएंगे, मतलब उसका गुणगान गाएंगे। जब दूसरे में चले जाएंगे तो उसके अगेंस्ट बोलेंगे। फिर ये खट्टा वो मीठा, ये खट्टा वो मीठा। बुड़बक समझते हो जनता को? क्या बुड़बक समझते हो? तो ऐसे नेता को बिहार के लोग भी सबक सिखाएं, क्योंकि ये लोग अगर जीतते हैं बिहार से, फिर बिहार का विकास नहीं होने देंगे। अभी जो बहुत एक था, कौन था ये, कश्यप, मनीष कश्यप,
उसने भी ऐसा ऐसा भाषण दिया, अभी क्यों चुप बैठा है? जेल से जब छूटता है तो बीजेपी के नेता के साथ गलबहियां करते फिरता है। और जब जेल जाता है तो तेजस्वी और लालू यादव को गाली देता है, एक टारगेट करता है, खास जाति के लोगों को टारगेट करता है। भूल गए थे इतिहास क्या तुम लोग अपने? कैसे कैसे कांड करवाए थे ना, लड़ाई झगड़े समाज में फैलाए थे स्वर्णों ने। मैं यहां स्वर्ण और पिछड़ी और अग्री जाति का बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी करना पड़ता है इन लोगों को, खास समुदाय को ये लोग टारगेट करते हैं। आप गलती किए, गलत न्यूज दिखाए, इसलिए आपको तमिलनाडु पुलिस पकड़ी, और बाहर मीडिया में आकर के आप कह रहे हैं कि एनएसए ये लगाया। शुक्र मनाइए बिहार गवर्नमेंट ने नहीं लगाया आप पे एनएसए। उसने तो सिर्फ फंडिंग का आपका जांच किया था, जो आपका फंड कहां से आ रहा है। तो ये लोग जो हैं अपने को हाईलाइट करते हैं और चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव में भी वो लड़ चुके हैं, मैं भी चुनाव में लड़ा हूं, कैंडिडेट हूं, आई ऑल्सो कंटेस्ट द इलेक्शन, वो भी इलेक्शन लड़ चुका है। तो ये लोग हथकंडा अपनाते हैं, किसी भी तरफ फेमस हो जाओ, बस किसी पार्टी से टिकट ले लो। इस सिद्धांत के लिए जो है राजनीतिक मत कीजिए और गलत तथ्य प्रस्तुत मत कीजिए। अब कहां पत्रकारिता कर रहे हैं, अभी भी कीजिए, आपको किसी ने रोका तो नहीं। तो ये सब जो है राजनीतिक के एजेंट थे ये लोग। और जो अभी इस तरह का घटना जो घट रहा है राजनीतिक में आक्षेप लगाने का, तो सारे नेता जो हैं एक ही चट्टे बट्टे हैं। तो मैं जनता से आग्रह करता हूं कि ऐसे नेताओं से बच के रहे जो आपको लोक लुभावन सपने दिखाते हैं, गलत बातें बोलते हूं आपको, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अब बाद में फिर बोलते हैं जुमला है, ये तो जुमला है, राजनीतिक जुमला है। तो ऐसे नेता से बच के रहें और वोट करें। सभी लोग वोट करना, जरूर वोट करना, कोई भी व्यक्ति वोट नहीं छोड़ना, सब अपने मत का प्रयोग जरूर करना। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि मत का प्रयोग करिए, लेकिन सच्चे नेता को चुनिए, अच्छे नेता को चुनिए। किसी एक व्यक्ति के चेहरे को देख के वोट मत कीजिए। आप अपने कैंडिडेट को देखिए, अपने स्थानीय कैंडिडेट को देखिए कि आपके कैंडिडेट कैसे हैं, वो आपके बीच रहते हैं या नहीं, वो वैसा कार्य कर सकते हैं कि नहीं जैसा आप चाहते हैं। तो इस तरह के कैंडिडेट को चुनिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।